नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। देश में कृषि उत्पादकता और फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 साल की अवधि के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर तैयार ये योजना कृषि क्षेत्र पर केंद्रित भारत सरकार की पहली योजना है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना गेम चेंजर साबित होगी। कैसे गेम चेंजर साबित होगी, 100 जिलों में किस तरह बदलेगी खेती की तस्वीर, मुद्दा आपका में आज हम बात प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के विभिन्न पहलुओं की करेंगे। चर्चा करने के लिए हमसे बात करने के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव देवेश चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। देवेश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, देश के जो हमारा किसान हैं और जो खेती किसानी से जुड़े लोग हैं वो भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है क्या, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या सरकार करना चाहती है। धन्यवाद बहुत बहुत वर्मा जी कि आपने मुझे मौका दिया है इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताने का। आप अवगत होंगे कि इस वर्ष के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस योजना को शुभारंभ करने के लिए घोषणा की थी। और जैसा आपने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम, आकांक्षी जनपदों का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा रहा है, तो उसी से प्रेरणा लेके ये योजना आरंभ हुई है। आप जानते हैं कि इस देश में कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ है जी। इस साल रिकॉर्ड उत्पादन खाद्यान्न का हुआ है, हॉर्टिकल्चर में भी रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, और इसी प्रकार फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री जो हमारा सेक्टर है उसमें भी बहुत तेजी से प्रगति हो रही है। लेकिन इस प्रगति के साथ साथ ये भी देखने में आया है कि कुछ क्षेत्र हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अपेक्षाकृत उतना नहीं हो रहा है जी। इसको देखते हुए कि हम रीजनल इम्बैलेंस जो है, क्षेत्रीय असमानताओं को हम दूर कर सकें और ऐसे जनपदों को हम चिन्हित करके हम उनको पहले उनके राज्य के औसत के पास ले जाएं और फिर राज्य से उनको हम पूरे देश के औसत से पे ले आएंगे, तो पूरे देश का औसत उत्पादन उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये पूरा उद्देश्य है और इसीलिए हम ऐसे 100 जनपद पूरे देश में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। 3 उसके जो है पैरामीटर्स होंगे। पहला पैरामीटर होगा प्रोडक्टिविटी, जो कृषि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जिसकी कम होगी उसको हम लोग वरीयता देंगे। दूसरा है एग्रीकल्चर क्रेडिट, विशेष रूप से जो कृषि ऋण, जो अल्पकालीन कृषि ऋण केसीसी के माध्यम से दिया जाता है, वो जहां जहां कम है वो दूसरा एक पैमाना होगा। और तीसरा होगा लैंड यूज, यानी कि फसल सघनता जिसे हम कहते हैं कि एक खेत में कितनी फसलें एक साल में लोग ले पाए हैं, जहां पर जितना कम होगा यानी कि वहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और बढ़ाने का। तो इन 3 पैमानों पे हम इन जनपदों का चयन करेंगे, 100 जनपदों का पूरे देश में, और फिर इसको योजनाबद्ध तरीके से हम ये कार्यक्रम चलाएंगे जी। देवेश जी, इस योजना के तहत 11 विभागों की 36 मौजूदा कृषि योजनाओं को शामिल किया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या योजनाओं के एकीकरण से इसका संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा? जी, जैसा कि आपको मालूम ही है कि ये स्पष्ट है कि इस योजना के लिए कोई पृथक से बजट व्यवस्था नहीं की गई है जी। ये माना जा रहा है कि अगर हम लोग, जैसे आकांक्षी जनपद में भी जब आरंभ हुई थी तो उसमें कोई बजट व्यवस्था नहीं थी, बाद में उसको इंसेंटिव बेस्ड कुछ नई चीजें डाली गई थी, नए कुछ प्रोजेक्ट्स डाले गए थे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बजट के संबंध में कई योजनाएं हमारे हर 11 विभाग की चल रही है, जो इस 11 विभाग इस योजना से जुड़े हैं। तो जो कन्वर्जेंस इसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होगी। तो पहली स्ट्रैटेजी या रणनीति होगी कि हम इन 11 विभागों की जो 36 मुख्य योजनाएं हैं उनको हम कैसे कन्वर्ज करें और उनको एक साथ ऐसे योजनाबद्ध तरीके से चलाएं कि जिससे एक दूसरे की पूरक होते हुए वहां पर सर्वांगीण विकास कर सके। और ये कन्वर्जेंस जो है वो
जिला स्तर पे जो एक जिला एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनेगा, जहां पर जिला प्रशासन, जिलाधिकारी वहां या वहां के जिला पंचायत के जो मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं, उनका हितधारकों के साथ चर्चा करके जो बनेगा, उस पे सभी योजनाओं का समावेश करके हम कन्वर्जेंस से इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हम एक सिनर्जी पैदा कर सके आपस में, क्योंकि एलाइड सेक्टर जो एग्रीकल्चर के हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए पशुपालन है तो उसके लिए चारा का कार्य कृषि करता है, ऐसे ही उसकी काफी उसके जो पोल्ट्री फीड है वो कृषि विभाग के माध्यम से कृषि के सेक्टर से दी जाती है, ऐसी फिशरीज की स्थिति है। तो इस प्रकार से जो आपस में जो एक इंटरडिपेंडेंस है उसको हम यूज करके इसमें हम विकास करेंगे। जी देवेश जी, जाहिर सी बात है कृषि जो क्षेत्र है उसमें राज्यों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि का जो मामला है वो राज्यों के ही अधीन एक तरह से आता है और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो राज्यों के द्वारा ही क्रियान्वित की जाती हैं। जमीन पर किसानों को फायदा राज्यों के द्वारा ही होता है। इस योजना में जो इतनी बड़ी योजना है जिससे देश के किसानों की खेती की तस्वीर बदलने वाली है, राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि ये जितनी योजना है इसमें कुछ योजनाएं तो सेंट्रल सेक्टर की योजना है, लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर की योजना में भी कई योजना है जो राज्यों के माध्यम से ही इंप्लीमेंट होती हैं। जैसे पीएम किसान योजना है वो राज्यों के माध्यम से होती है, फसल बीमा योजना है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेकिन राज्यों के माध्यम से होती है। फिर इसमें अधिकांश योजनाएं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं या केंद्र पोषित हैं, जिसमें हम लोग अधिक पैसा या धनराशि योजना की राज्य द्वारा बनाए गए एक्शन प्लान के आधार पर राज्यों को देते हैं और राज्यों के माध्यम से ही वो अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से या जिलों में जाके खर्च होती है। तो इस पीएम धन धान्य जो योजना है, कृषि योजना है जो कन्वर्जेंस पर आधारित है, उसमें राज्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि राज्यों के लीडरशिप से ही ये योजना जो है ज्यादा सफलतापूर्वक संचालित हो पाएगी जी। और राज्यों के साथ साथ जिला भी इसके, क्योंकि हम 100 जिले ले रहे हैं, जनपद ले रहे हैं, तो वो 100 जिलों का जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा कि डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाना, फिर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान को राज्य के एक्शन प्लान में, राज्य की योजना में समाविष्ट करना, जिससे उस पे उसका जो सैंक्शन है, क्योंकि योजनाओं का जो योजना धनराशि है वो राज्य सरकार को दी जाती है, राज्य फिर अलग अलग या तो जिलों में देते हैं या जो एजेंसीज है काम करने वाली उनको देते हैं, तो राज्य फिर उसकी धनराशि वो उपलब्ध कराएगा और उसकी मॉनिटरिंग भी जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे, तीनों स्तर पे होगी। जी देवेश जी, क्या इसमें निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी? जी हाँ, निजी क्षेत्र का तो एक महत्वपूर्ण योगदान 2-3 प्रकार से रहेगा। पहली बात तो यह है कि हम लोग विविधीकरण और वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं जी। तो जो वैल्यू एडिशन है जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट में भंडारण करना, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, बड़ी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाना, तो ये सब जो काम होगा वो सरकार इंसेंटिव जरूर देगी, लेकिन इसमें निजी सेक्टर या निजी क्षेत्र की विशेष भागीदारी होगी और निजी क्षेत्र में भी 2-3 प्रकार की भागीदारी हो सकती है। एक भागीदारी तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कर सकते हैं, दूसरा है हमारे कृषि उत्पादन संगठन है, हम जाते हैं 10,000 एफपीओज हमने बनाए हैं और इस योजना से, और वैसे 10,000 से कहीं ज्यादा एफपीओज इस वक्त क्रियाशील है पूरे देश में, तो वो कृषि उत्पादन संगठन भी इसमें पूरा योगदान देंगे। और तीसरा जो है हमारी सहकारिता क्षेत्र जो है, जो कोऑपरेटिव्स हैं, पैक्स हो चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स हो, उनकी भी बहुत बड़ी इसमें सहभागिता होगी कि किस प्रकार इन योजनाओं को हम इंप्लीमेंट करें, इन्वेस्टमेंट लाएं, डाइवर्सिफिकेशन करें और पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं उसको हम लोग अवस्थापना विकसित कर सकें। देवेश जी, अगला मेरा सवाल आपसे यह है कि इस योजना के जरिए किस तरह की फसलों पर खास जोर रहने वाला है? मसलन गेहूं, चावल, गन्ने की तो हम बात करते हैं, दलहन से जुड़ी जो फसलें हैं उसको भी उत्पादकता के नजरिए से सरकार बढ़ावा देना चाहती है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठा और ये इस पूरे योजना की आत्मा भी यही है कि कृषि का एक तो यह है कि विविधीकरण हो जी, दूसरा है कि जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं, जो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज उसके जो मिशन चल रहे हैं उनका विशेष रूप से उसको वरीयता दी जाएगी। जैसे हम सबको मालूम है कि गेहूं के और धान की फसल में के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं। इनफैक्ट हमारे पास इतना, कई बार तो धान तो इतना ज्यादा होता है कि हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं हम लोग, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ विविधीकरण
जो करना है, विविधीकरण में 3 आयाम आ जाते हैं। एक तो हॉर्टिकल्चर, जो हमारे औद्यानिक, हम जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन अब मात्रा के टर्म्स में हमारा कृषि के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ज्यादा हो गया, लेकिन जी। इसमें असीम संभावनाएं है अभी, एक्सपोर्ट की भी और हमारे देश में भी खपत की। और इसके अलावा जो हमारे पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र है, तो ये सब जो विविधीकरण है ये इस पे जोर होगा। तो हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं, और एग्रीकल्चर क्रॉप में भी जो हमारी बात है कि आत्मनिर्भरता के लिए, तो पल्सेस यानी कि दलहन और ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन, इन दोनों में आत्मनिर्भरता के हमारा एक मिशन एक तिलहन का तो चल ही रहा है, और पल्सेस का भी इस बार बजट में घोषणा हुई है, उस पर शीट बहुत तेजी से काम चल रहा है, उसकी प्लानिंग चल रही है। तो इन पल्सेस की, इनकी आत्मनिर्भरता के लिए हम लोग जो है इसमें वरीयता देंगे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर का जो हमारा मिशन है उसमें वरीयता देंगे। जो हमारी प्राकृतिक खेती का मिशन है कि हम कैसे सस्टेनेबल वे में जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के जो उपयोग है उसको संतुलित कर सके, उसके लिए जो हमारी स्कीम चल रही है उस पे हमारा जोर होगा। और साथ साथ में जो एलाइड सेक्टर्स की हमें विशेष स्कीम्स हैं, मत्स्य क्षेत्र को और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ाने का और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने का, वो हमारी नेशनल प्रायोरिटीज इसमें समाविष्ट होगी, जिससे कि हम एक होलिस्टिक विकास और होलिस्टिक विकास के साथ साथ जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच है उसको हम लोग लागू कर सकें। जी देवेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि यह बात सही है कि देश में रिकॉर्ड उत्पादन लगातार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, आगे भी इस योजना के बाद बढ़ेगा, लेकिन सवाल भंडारण का आता है। इस योजना के जरिए भंडारण का जो लक्ष्य है उसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा? देखिए, ऐसा है कि भंडारण ही नहीं, अब हर क्षेत्र का अपना अपना एक चैलेंज होता है। जी। जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो उसमें भंडारण दो होता है, कोल्ड स्टोरेज का, कोल्ड चेन का, प्रोसेसिंग का। और जब हम क्रॉप की बात करते हैं तो उसमें भंडारण होता है क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग करने का, छोटे से लेके बड़े तक। तो ये दोनों पे हम लोग का आप देखेंगे जो हमारी योजना है 36, इसमें इन दोनों वे योजनाएं जो हमारी चल रही हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसमें भंडारण के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारी मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जिसमें हम कोल्ड स्टोरेज और पैक हाउसेस वगैरह को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इनका पूरी तरह से इसमें वरीयता रूप से हम लोग चाहेंगे कि हम लोग लक्षित रखेंगे, जो जैसा प्लान बनेगा आवश्यकता के अनुसार स्थानीय, कि उसी हिसाब से वहां पर हम अधिक से इन्वेस्ट करें, जिससे कि भंडारण और पोस्ट हार्वेस्ट जो कोल्ड चेन है वो पूरी तरह से विकसित हो सके। देवेश जी, इस योजना से छोटे किसानों और मझोले किसानों को किस तरह फायदा होगा? और दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि कृषि क्षेत्र में जो महिलाएं सक्रिय हैं, जो खेती बाड़ी का काम करती हैं, उनको किस तरह से लाभ होगा? हाँ, सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि हमारे देश में 86% से भी अधिक हमारे लघु सीमांत कृषक हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो पूरा पूरा हमारा ध्यान जो योजनाओं का जो होगा वो ये होगा कि हम जब क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करेंगे तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे लघु सीमांत कृषक हैं वो एक साथ मिलके जब खेती करते हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल्स मिलती है। मतलब ये कि इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि बल्क में आती है, और जो जब उसका प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन जो है उसमें वैल्यू एडिशन क्योंकि क्लस्टर में होता है तो बढ़ जाता है, तो उसकी जो मार्केटिंग भी जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसमें इनकम भी जो होती है उस क्लस्टर के किसानों को ज़्यादा होती है। और पूरे देश में हमारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां ऐसा हुआ है, और ऐसे किसानों को या एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने ऐसा किया है उनको प्रोत्साहित भी किया है, पद्मा अवार्ड देके या अन्य तरीके से राज्यों में भी प्रोत्साहित हुआ है। तो पूरा पूरा ध्यान हमारा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स पे होगा, इस पे कि उनको इसमें हम लोग किस प्रकार से जोड़ें, और जो हमारी योजना है, मिशन है, उसमें भी वरीयता उन्हीं को देते हैं। अब बात आई महिलाओं की, तो जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण विकास जो हमारा विभाग है आरडी रूरल डेवलपमेंट का, वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होगा इन 11 विभागों में जो एक विभाग वो है। और उसमें आप जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए महिलाओं के, उनको में उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ही महिलाओं को हम ड्रोन दीदियों के रूप में
आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ को हम लोग कृषि सखी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग दिला रही हैं वो, कुछ को हम पशु सखी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ को हमने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, बीसी सखी के रूप में आगे बढ़ाया है, जिससे कि वो लेन देन, जो डिजिटल लेन देन को बढ़ाए। तो इन सब लोगों को हम लोग ये जितनी भी ये बहुत अच्छी एक हमारे पास एक महिलाओं की फौज है जो लीडरशिप दे रही है गांव स्तर पे, उनको हम उपयोग करेंगे योजनाओं का प्रसार करने में, उनको लाभ, उनके माध्यम से लाभ पहुंचाने में और उनको सीधे भी लाभ देने में। और इसी प्रकार महिलाओं का जो हमारे जो प्रोसेसिंग सेक्टर में भी हम इन महिलाओं के जो समूह हैं और इनके जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं, उनको हम पूरा उनको हम जोड़ेंगे। जी सर। देवेश जी, भारत सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हर मन से एक आह्वान रहता है, देश का किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि छोटे किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया कराने की बात कही गई है इस योजना में। सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को सस्ता कर्ज या सस्ता सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है विभिन्न योजनाओं के जरिए। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि एक हमारी जो एक स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड की, जी, किसान क्रेडिट कार्ड में जो भी फसल किसान भाई बहन उगाते हैं, उनकी जितनी जोत होती है उस बेसिस पे जो फसल लगाते हैं, उस हिसाब से जो एक स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड होता है जिला स्तर पे, उस पे वो उनको एक ऋण मिलता है, शॉर्ट टर्म ऋण, जो 1 साल के अंदर उनको होता है। उसमें सामान्यतः बैंक 8.5% के आसपास उस पर ब्याज पड़ता है आजकल के स्थिति में। लेकिन हमारी एक योजना है जिसमें हम 1.5% का ब्याज का अनुदान देते हैं और 3% अगर वो लोन समय से वो चुका दे तो 3% का और अनुदान मिलता है, और इस प्रकार वो लोन केवल 4% में किसानों को मिल जाता है। तो वो जो केसीसी है, तो ये भी पाया जिस तरह से हमने पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि उन जनपदों में जो हम लोग चयन करके आगे जिसमें योजनाएं चलाएंगे, उनमें क्रॉप लोन की जो है जो पोटेंशियल के हिसाब से काफी कम होगा जी। तो हम उनमें केसीसी को बढ़ावा देंगे। और अब केसीसी आप जानते हैं कई वर्षों से मत्स्य क्षेत्र यानी कि फिशरीज और जो हमारे पशुपालन क्षेत्र है, एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र, उनमें भी अब दिया जाने लगा है। तो उनकी संख्या को भी हम बढ़ाएंगे, जिससे सस्ता जब उनको लोन मिलेगा वर्किंग कैपिटल का, उससे वो अपना काम को जल्दी बढ़ा सकेंगे और उनको इधर उधर से महंगा ब्याज पे लोन नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। लगभग 4% बहुत ही नगण्य होता है खर्चा, उससे वो अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे, उसकी आय बढ़ेगी और डाइवर्सिफिकेशन को भी लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म लोन है, ये तो शॉर्ट टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन अगर कोई लेते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3% का उसमें ब्याज अनुदान है, और साथ ही साथ जो कई योजनाओं में हमें कैपिटल सब्सिडी भी है, पॉली हाउस की योजना में है या माइक्रो इरिगेशन की योजनाओं में है, उसमें हमारी कैपिटल सब्सिडी है, उससे भी उनको लाभ मिलेगा। तो उसमें उनको अधिक ऋण उपलब्ध होगा, तो क्रेडिट की भी अवेलेबिलिटी उस स्तर पे बढ़ेगी। जी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को जो मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दी गई है, उसमें 6 साल की अवधि के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। देवेश जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य है और भारत तीव्र गति से आर्थिक दृष्टि से मैं कहूं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमारी है। कृषि का जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। किस तरह ये योजना जो है, जो महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, कृषि मंत्रालय की, कैसे गेम चेंजर साबित होगी? गेम चेंजर वो इस प्रकार से होगी, जैसे आपको मैंने बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे इस बार आया था उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है 5% से अधिक है इस देश में, जो कि सर्वाधिक रही है सस्टेन्ड वे में। मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ रेट कृषि क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से नहीं रही है। और साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट में पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और हॉर्टिकल्चर क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर क्रॉप में हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी पूरा करना है। तो यह योजना इन 100 जनपदों में जो चलेगी, उससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक प्लान्ड वे में वो 100 जिलों के कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इससे इन सब की जो ग्रोथ रेट है वो उसमें और इजाफा होगा। उन जिलों में या जनपदों में ये जो 3-4 एलाइड सेक्टर्स हैं और मेन एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका ग्रोथ रेट
और बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जो विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में हमारा योगदान देगी और हमें आत्मनिर्भरता जो हमें चाहिए अभी विशेष रूप से तिलहन और दलहन में, उसके लक्ष्य को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। और साथ ही साथ उन जिलों में, जनपदों में, क्योंकि हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे जी। हैं, तो स्थानीय रोजगार जो डेवलप होगा, तो उसमें ऑन फार्म के साथ साथ ऑफ फार्म जो इनकम है एग्रीकल्चर रूरल हाउस होल्ड की, जो ग्रामीण जो हाउस होल्ड है, उसमें कृषि की जो आय तो बढ़ेगी, लेकिन जो ऑफ फार्म जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो ओवरऑल इनकम और प्रॉस्पेरिटी उस जिले जनपद में बढ़ेगी, तो अन्य सेक्टर को भी इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट से लाभ होगा। जी, दिवेश जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।